हेलो बच्चों, वेलकम टू द ग्रोथ हब। आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने पार्ट फर्स्ट में मैंने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एसी करंट एंड डीसी करंट। ओके, जिसमें मैंने बता दिया था बच्चों कि एसी करंट क्या होता है, हुज करंट, ठीक है, टू वेरी विथ टाइम इज कॉल्ड द एसी। एंड डीसी क्या होता है बच्चों, टाइम के साथ जो वेरी नहीं करता उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। ओके, इसके मैंने ग्राफ से भी कैसे रिप्रेजेंट किया जाता बताया और ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर लिया। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों एक छोटा सा डिफिनीशन होता है टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। जैसे मैंने अभी जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिस्कस किया था तो उसमें मैंने एक टर्म बताया था टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। वहाँ टाइम नहीं बल्कि टाइम ऑफ रिलैक्सेशन इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो आइए देखते हैं यहाँ पर टाइम ऑफ रिलैक्सेशन क्या होता है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, टाउ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से। ओके, चलिए देखिए टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, ओके, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डिफिनीशन क्या होता है बच्चों, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ द पॉजिटिव आयन इन द मेटालिक लैटिस इज डिफाइंड एज द रिलैक्सेशन टाइम। कहते हैं कि हम क्या डिस्कस करते हैं, कंडक्टर के यानी मेटल में क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कहते हैं जब दो इलेक्ट्रॉन, जब किसी कंडक्टर में थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी, कहते हैं जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करते हैं, कोलिजन करते हैं, तो कहते हैं जब आपस में कोलाइड करते हैं तो कुछ टाइम लगता है। कहते हैं जिस टाइम में कोलाइड करते हैं उसी को बोलते हैं क्या, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। कहते हैं किसी भी मेटालिक कंडक्टर में, याद रखना बच्चों, किसी भी मेटालिक कंडक्टर में क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जब इसे किसी बैटरी के सोर्स से, ओके, जब इसे किसी बैटरी के सोर्स से जोड़ दिया जाता है तो कहते हैं यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल्स, इसे नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं बच्चों, एनोड, और नेगेटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं, कैथोड। तो कहते हैं करंट हमेशा कहाँ से पास आउट होता है, हमेशा एंट्री करेगा प्लस एनोड से। तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, कोलाइड करेंगे। क्या करेंगे, कोलाइड करते हैं। तो कहते हैं जिस टाइम में जितना टाइम इनको कोलाइड करने में लगता है उसी को बोलते हैं क्या, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। तो कहते हैं कि यहाँ पर डिफिनीशन के अकॉर्डिंग थोड़ा डिस्कस करते हैं, द टाइम इंटरवल्स बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन। ओके, दो इलेक्ट्रॉन को टकराने में जितना टाइम लगता है बच्चों उसी को बोलते हैं क्या, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से। ओके, टाउ क्या होता है बच्चों, टाउ इक्वल टू फार्मूला होता है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का मतलब होता है इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो मीन फ्री पाथ होता है उनका मीन डिस्टेंस होता है मीन फ्री पाथ अपॉन आरएमएस, ठीक है, आरएमएस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है, आप जस्ट आपने पढ़ा होगा स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे टाइम को टाइम न रख के, टी न रख करके टाइम ऑफ रिलैक्सेशन इस्तेमाल किया गया है। ओके, तो यहाँ पे स्पीड क्या होगा, आरएमएस स्पीड, आरएमएस स्पीड होता है, इसे बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे डिस्टेंस को उन्होंने क्या बोल दिया है, उन्होंने एक टर्म बोला मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। ओके, जिसे लेमडा के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। टाइम को टाउ से रिप्रेजेंट किया गया है। तो टाउ क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टाउ आ जाएगा क्या, लेमडा अपॉन, ठीक है, आरएमएस वेलोसिटी, ठीक है, आरएमएस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। रूट मीन स्क्वायर, याद रखना, आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। बात क्लियर। तो कहते हैं टाउ इक्वल टू मीन फ्री पाथ, ओके, आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, लेमडा अपन क्या होता है, वी आरएमएस। ओके, तो टाउ का फार्मूला आ गया बच्चों, क्या आया, अपन
VRMS, ओके, VRMS RMS टर्म क्या होता है बच्चों? रूट मीन स्क्वायर, ओके, बात क्लियर। दो इलेक्ट्रॉन को सक्सेसिवली टकराने का जो टाइम लगता है उसी को बोलते हैं क्या? टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। अगर दो इलेक्ट्रॉन स्पीड से आ रहे हैं तो जरूर टकराएंगे, कोलिजन होता है। कोलिजन का मतलब होता है टक्कर होना। कहते हैं टकराने में जो टाइम लगता है उसी को बोलते हैं टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों? टाउ से, ओके, बात क्लियर। नीचे कुछ पॉइंट है। विथ राइज टेम्परेचर VRMS, अगर हम कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, क्या? अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इस कंडक्टर वायर का तो इंक्रीज कंसेक्टिवली आर डिक्रीज, ओके, इंपॉर्टेंट है बच्चों। इंपॉर्टेंट ये है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी कंडक्टर वायर का तो रूट मीन वेलोसिटी जो है VRMS की जो वैल्यू है इंक्रीज कर जाएगी, बट यहाँ पर जो R है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाता है, ओके, बात क्लियर। टेम्परेचर बढ़ने से इसका मतलब है कि VRMS जो है वो इंक्रीज कर जाता है और R जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, क्लियर, ओके। तो आपको बात क्लियर हुई। टाइम ऑफ रिलैक्सेशन क्या होता है? किसी भी कंडक्टर में क्या होता है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, दो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के टकराने में जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, ओके। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है बच्चों मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है बच्चों? इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। चलिए, मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर में, याद रखना बच्चों, किसी भी कंडक्टर में क्या होते हैं? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जब इसे किसी बैटरी के सोर्स से ऐड किया जाता है तो इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? मोशन करेगा। और मोशन का मतलब होता है किस वेलोसिटी से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मोशन करेगा इलेक्ट्रॉन। तो कहते हैं मोबिलिटी क्या होता है? इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? म्यू से। किससे? म्यू, ओके। तो मोबिलिटी क्या होता है? द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड मोबिलिटी, ओके। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। क्या होता है? म्यू, बात क्लियर। मोबिलिटी का फॉर्मूला आया बच्चों, क्या होता है? मोबिलिटी इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, बात क्लियर। तो यहाँ पे ऐसे आप डिफिनीशन लिख सकते हो। मोबिलिटी क्या लिख सकते हो? हाउ कैन यू डिफाइन द मोबिलिटी? द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द मोबिलिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द म्यू, ओके। अब बात क्लियर करते हैं इसकी यूनिट। इट्स यूनिट इज द मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड, ओके, वोल्ट सेकेंड, बात क्लियर। तो मोबिलिटी की जो यूनिट आई है बच्चों वो आया है मीटर स्क्वायर पर, ठीक है, वोल्ट मीटर या वोल्ट सेकेंड, ओके, बात क्लियर। तो आपको दो टर्म क्लियर हुए, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन एंड मोबिलिटी, ओके। चलिए नेक्स्ट। अब आते हैं, डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बच्चों। अब डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा व्हाट इज द रेजिस्टेंस, ओके, विच सिंबल रिप्रेजेंटेड बाय द रेजिस्टेंस। तो आप पढ़े होंगे कैपिटल आर, ओके।
तो आइए हम इसका डिफिनीशन क्लियर करते हैं कि रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। ओके, देखिए चलिए, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जिसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, इसका मेन डिफिनीशन क्या होता है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का मतलब होता है टू हिंड्रेंस, रुकावट पैदा करना। किसमें रुकावट पैदा करना? करंट के फ्लो में। ओके, आइए देते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज नोन एज द रेजिस्टेंस। कहते हैं किसी भी कंडक्टर सब्सटेंस का वह प्रॉपर्टी जो क्या करता है, जो अपोज करता है किसको फ्लो करने में? इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में क्या करता है? अपोज करता है। इसी को बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। और इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल आर। ओके, कैपिटल आर। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपने पढ़ा था क्या? V इक्वल टू आई आर। ओके, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपने पढ़ा था V इक्वल टू आई आर, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? V अपान आई। तो यहाँ पर आप ऐसे भी डिफिनीशन लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ द वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। बट यहाँ पर हम कंडक्टर मटेरियल को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं, किसी कंडक्टर वायर को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। कहते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है अलग अलग कंडक्टर का अलग अलग होता है। जैसे आयरन की बात किया जाए, गोल्ड की बात किया जाए और सिल्वर की बात किया जाए, तो आयरन की जो रजिस्टिविटी होती है मच मोर देन ज़्यादा होती है कंपेयर टू द गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, आइए देखते हैं। तो आपको ये डिफिनीशन क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, क्या करता है? ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस का जो अपोज करता है किसको फ्लो करने में? करंट को, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ओके, फार्मूला ऑफ द रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो बच्चों कितने फार्मूला होते हैं? आइए हम डिस्कस करते हैं। फॉर अ कंडक्टर इफ L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शंस ऑफ कंडक्टर। N क्या कर रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। ओके, और पर यूनिट वॉल्यूम इन द कंडक्टर। टाउ जो है, टाउ अभी जस्ट मैंने पढ़ा के आया, क्या बताया? टाउ इक्वल टू क्या होता है? टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। ओके, देन द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो R का जो फार्मूला है बच्चों, V अपान आई लिख सकते हो इक्वल टू, ठीक है, आप लिख सकते हो रो अपान एरिया लिख सकते हो इक्वल टू M इंटू एल अपान, यहाँ एम ई लिख सकते हो, ठीक है, एन ई का स्क्वायर इंटू टाउ। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला बच्चों, याद रखना। ये फार्मूला सबसे ज़्यादा बोर्ड के एग्जाम में इस्तेमाल किया गया है। अगर आपको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का सबसे अच्छा न्यूमेरिकल अगर कहीं से आता है ना, तो इस फार्मूले पे सबसे ज़्यादा आता है। इसलिए इसके लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहेंगे, इस फार्मूले को बिल्कुल क्लियर करके रखेंगे। ओके, अपान इंटू क्या होगा? एरिया। बात क्लियर? ये तीन फार्मूले आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का। फर्स्ट फार्मूला V अपान आई इक्वल टू रो अपान ए इक्वल टू M डॉट एल अपान एन ई का स्क्वायर इंटू टाउ इंटू एरिया। ओके, सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर दिया। यहाँ पर रो क्या होता है बच्चों? रजिस्टिविटी, और ए क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर वायर। M क्या होता है? यहाँ पर Me लिख सकते हो बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे यहाँ पर Me डॉट एल क्या होता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर वायर। N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। टाउ क्या होता है बच्चों? टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। ए वही है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। बात क्लियर? वेयर रो इज द रजिस्टिविटी ऑफ द
मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ओके, तो मैंने डिस्कस किया क्या, रो का फार्मूला यानी रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है बच्चों, V अपान आई इक्वल टू रो अपान ए इक्वल टू m डॉट एल अपान एन ई का स्क्वायर डॉट टाउ इंटू एरिया। बात क्लियर। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस का जो अपोज करती है क्या, करंट को फ्लो करने में। ओके, करंट को फ्लो करने में जो भी चीज़ें अपोज करती हैं उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर वायर। यहाँ पे रेजिस्टेंस के कितने फार्मूले होते हैं बच्चों, एक साथ मैंने यहाँ पे मेंशन किया, इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस से रिलेटेड अगर कोई न्यूमेरिकल्स आता है एज ए कंडक्टर तो 100% याद रखिएगा, इन्हीं 3 फार्मूले में से कोई ना कोई अप्लाई होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। चले अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। सबसे ज़्यादा इस पर आपको डायमेंशन पे काफ़ी टाइम से एमसीक्यू बोर्ड एग्ज़ाम में हमने देखा, एसएससी बोर्ड, सीबीएसई और यूपी सब में ये सिर्फ इसका डायमेंशन डिस्कस किया गया है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा आता है। ओके, तो आइए इसका हम डायमेंशन क्लियर करते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन आप जानते हैं फार्मूला बच्चों, V अपान आई। इससे आप बिल्कुल सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। V क्या होता है, वोल्ट अपान I क्या होता है, करंट। करंट का क्या यूनिट होता है, एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर आप इस्तेमाल कर सकते हो, या इसी को सिंपल भाषा में ओम्स, ठीक है, ओम्स। ओके, ओम्स इस्तेमाल कर सकते हो। ओम्स इसलिए क्योंकि इसकी डिस्कवरी सबसे पहले ओम्स साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए उनके रिस्पेक्ट में, उनके ऑनर में ओम्स यूनिट रख दिया गया रेजिस्टेंस का। ओके, वोल्ट पर एम्पियर को ही ओम्स बोला जाता है। ओके, आइए डिस्कस करते हैं। इट्स एसआई यूनिट वोल्ट पर एम्पियर और द ओम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आल्सो 1 ओम्स, 1 ओम्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 वोल्ट अपान 1 एम्पियर। 1 वोल्ट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ईएमयू के फॉर्म में 10 के पावर 8 ईएमयू ऑफ द पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल को किससे मेजरमेंट किया जाता है बच्चों, वोल्ट से। और यहाँ पे एम्पियर 10 के पावर -1 ईएमयू ऑफ द करंट, क्योंकि करंट मेजरमेंट किया जाता है एम्पियर से। दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पावर -1 है, अगर ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 10 के पावर 9 ईएमयू ऑफ द रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस को ओम्स से सीधा ईएमयू में लाना है, किसमें, ईएमयू, तो याद रखना अगर 1 ओम बोले, 1 ओम चेंज इनटू ईएमयू, तो 10 के पावर क्या लिखोगे, 9 ईएमयू, ठीक है। ओके, एटॉमिक मास यूनिट में अगर चेक करना है तो आप हमेशा याद रखना, ओम्स को अगर ईएमयू में आप चेंज करते हैं तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, 1 ओम इक्वल टू लिख सकते हो 10 के पावर 9 ईएमयू। ओके, इसका डायमेंशन, डायमेंशन बच्चों कैसे आया है यहाँ पर हम थोड़ा क्लियर करके बताते हैं आपको। आर का डायमेंशन आया ml² t के पावर -3 a के पावर -2। कैसे, आइए चेक करते हैं। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को आप क्या लिखते हैं, वोल्ट अपान करंट। वोल्ट को हम क्या लिख सकते थे, वर्क अपान क्यू। क्यू को डायरेक्ट नीचे लाते हैं और यहाँ पर आई, कोई प्रॉब्लम। आपको क्लास 11th में बताया जाता है वर्क का डायमेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको वर्क तक आपको डायमेंशन क्लियर रटा होना चाहिए, आना चाहिए। तो यहाँ पे वर्क का डायमेंशन बात किया जाएगा बच्चों, क्या होता है, ml2 t के पावर -2। बात क्लियर। एक इसका डायमेंशन है वर्क का। चार्ज आप जानते हैं क्या होता है, चार्ज I इंटू टी लिख सकते हो। I इंटू टी को हम लिख सकते हैं AT, क्या लिख सकते हैं, AT। ये चार्ज का डायमेंशन हो गया बच्चों।
अब आता है आई। आई ऑलरेडी क्या है, आई का हमेशा, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल यूनिट्स है, तो इसलिए एम्पियर ए, कोई प्रॉब्लम, बात क्लियर। यहां पर पुटअप करते हैं बच्चों, तो आर इक्वल टू आ जाएगा क्या, W अपान क्यू इंटू आई। वैल्यू पुटअप करेंगे, W का डायमेंशन क्या होता है वर्क डन का, ml2 t के पावर माइनस का 2, कोई प्रॉब्लम, अपान यहाँ पर सॉल्व करो, Q चार्ज का डायमेंशन क्या आया बच्चों, AT, क्या आया, AT इंटू ए, कोई दिक्कत। अब देखना है बच्चों, हमें क्या करना है, डायमेंशन को हमें एक साथ रखना है। एक साथ रखने के लिए हमें कभी डायमेंशन को ऊपर और नीचे करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर m देखिए नीचे नहीं है, तो जस्ट जैसा है वैसा लिखेंगे m। यहाँ पर देखिए L भी आपका एग्जैक्ट वैसा है, क्योंकि नीचे कोई क्वांटिटी नहीं है L से रिलेटेड, तो L को जैसा है वैसे लिख लेंगे। बट T देखिए बच्चों, यहाँ पे माइनस का 2 है, ऑलरेडी यहाँ पे पावर 1 है, ये पावर अगर ऊपर जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो T का पावर कितना हो जाएगा, 10 के पावर माइनस का 3, बात क्लियर। यहाँ पर देखिए a का पावर 1 दोनों ऐड हो जाएंगे पावर बच्चों, तो a का पावर 2 और a का पावर 2 अगर ऊपर जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, a का पावर माइनस का 2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, बात क्लियर, बात क्लियर, समझ में आया। तो कैसे हम किसी डायमेंशन को इवॉल्व्ड करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बात आपको क्लियर हुई। सबसे बेसिक नॉलेज होता है बच्चा, इम्पॉर्टेंट है कि मेजरमेंट एंड यूनिट एंड डायमेंशन आपको क्लास 11th में क्लियर होना चाहिए, और वो बहुत काम आता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक चैप्टर में बस पढ़ लिया बहुत हो गया, ऐसी टॉपिक्स होते हैं, ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो 100% सारे फिजिक्स में अप्लाई होते हैं। जैसे वेक्टर हो गया, ये कहीं ना कहीं आपको परेशान करने के लिए आ ही जाएगा। डायमेंशन हो गया, तो ऐसा कोई चैप्टर नहीं जहाँ पर किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट नहीं होगा और उसका डायमेंशन ना पूछा जाए। तो इसलिए बी क्लियर रहिए हमेशा, इसको बेसिक नॉलेज है, इसको हमेशा आप गेन करके रखिए, हमेशा याद करके रखिए, ठीक है। बहुत आसानी से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप डायमेंशन कैलकुलेट करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हैं, जैसे मैंने कर दिया, बात क्लियर। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर एम्पियर, या इसी को रिस्पेक्टेड के फॉर्म में, क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट ओम साइंटिस्ट ने सबसे पहले रेजिस्टेंस की डिस्कवरी की, उनके रिस्पेक्ट में ओम रखा गया। ओके, ओम को EMU एटॉमिक मास यूनिट में अगर चेंज करना है तो 1 ओम इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 10 के पावर 9 EMU। ओके, बात क्लियर, सब बात क्लियर हुई बच्चों। चलिए नेक्स्ट, आइए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इस पर आपको न्यूमेरिकल आता है, कम से कम आपको 1-2 क्वेश्चन 100% आना तय है बोर्ड एग्जाम में, और कंपटीशन में तो बेटर है। इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे ज़्यादातर घरेलू लाइफ में जो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है उसमें सबसे ज़्यादा हमको परेशान करने वाला होता है रेजिस्टेंस। ओके, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ बातें हम जरूर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस से रिलेटेड, कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है, ऐसे कौन से मटेरियल हैं जिस पे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस से कोई वास्ता ही नहीं है। ओके, तो आइए हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड करता है और किस पर नहीं करता है, ये बात हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टेंस, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिस पर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, जैसा कि देखिए रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सबसे फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, याद रखना, कैपिटल R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। अगर आप सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए बच्चों, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का मतलब होता है डायरेक्ट रिलेशन, आप जैसे होंगे हम भी वैसा ही चेंज हो जाएंगे, ठीक है, जैसे को तैसा, बिल्कुल। टेम्परेचर अगर आप किसी कंडक्टर वायर का बढ़ा देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप कॉमन सेंस लगाइए, अगर किसी घर में शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो सबसे ज़्यादा कब किस सीजन में होता है, सबसे ज़्यादा अगर होता है ये तो आप समर सीजन में। क्यों? क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो ऑलवेज क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है प्लास्टिक का हमारे वायर पे, वो ऑलरेडी धीरे धीरे क्या कर जाता है, हीट कर जाता है। और हीट करने से जो कंडक्टर वायर होते हैं वो क्या कर जाते हैं, शॉर्ट सर्किट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेन कारण है हीट इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर के साथ साथ सर्किट में क्या रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, और रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, पूरी सर्किट ब्लास्ट कर जाती है या सर्किट डाउन हो जाती है, पूरी तरीके से वायर टूट जाता है। ट्रांसफार्मर भी आप देखिए, वहाँ पे ईडी करंट होता है जो आपको हम डिस्कस करेंगे एसी में, तो वहाँ ईडी करंट की वजह से वहाँ पे हीट डेवलप हो जाता है, हीट डेवलप की वजह से पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। आप अपना मोबाइल फ़ोन की बात करें तो आप देखिए मोबाइल फ़ोन सबसे ज़्यादा कब काम करता है, जब बिल्कुल कूल होता है, बिल्कुल जीरो टेम्परेचर हो तो बिल्कुल अच्छे से काम करेगा। बट जैसे देखिए आपका फ़ोन हीट करने लगता है, इसका मतलब क्या होता है, वो हैंगअप पे आ जाता है, काम करना बंद कर देता है, स्टॉप हो जाता है, कई रेंडमली चीज़ें होने लगती हैं। इसका मतलब है कि मोबाइल हीट होने से इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, मैंने फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस किया बच्चों, जो टेम्परेचर है या रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। याद रखना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए क्योंकि आप इसको डिस्कस करेंगे, हीट चैप्टर है वहाँ पर ये भी टॉपिक डिस्कस किया जाता है इससे रिलेटेड वहाँ पे, लेकिन टेम्परेचर के कंडीशन में यहाँ पर हम दोनों को डिस्कस करेंगे। अगर किसी भी कंडक्टर वायर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। तो पूछा जाता है टेम्परेचर देके 0 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी कंडक्टर वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, जिसे R0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी 100 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस 0 से ऊपर अगर ले जाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों। ऐसे न्यूमेरिकल 100% आते हैं और ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर उस फार्मूले को डिस्कस करते हैं जिससे हम उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जो आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ इफ R0 क्या होता है बच्चों, R का मतलब होता है बच्चों रेजिस्टेंस, 0 का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर, R0 का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे किसी कंडक्टर वायर का रेजिस्टेंस R0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट द 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, RT क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट द T डिग्री सेल्सियस। T में क्या होता है, यानी 0 से बड़ा टेम्परेचर। बात क्लियर? ओके, RT क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस। दो टर्म को मैंने डिस्कस किया, R0 एंड RT। बात क्लियर? यहां पर क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, RT क्या होता है T डिग्री सेल्सियस पर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस। अब आते हैं अल्फा बीटा, ये क्या होते हैं बच्चों, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस होता है जिसको हम अल्फा या बीटा टर्म से डिनोट करते हैं। यहाँ पर दिया है देन R1 इक्वल टू R0, यहाँ पे फार्मूला बनाया गया है बच्चों, हमेशा याद रखना। देन याद रखना R1 इक्वल टू, यहाँ RT भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, R1 या RT इस्तेमाल कर सकते हो, फार्मूले में आपको दोनों फॉर्म में आ सकता है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे RT भी लिखा जाता है। तो RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा T, या आपका बीटा T का स्क्वायर लिख सकते हो। फॉर टेम्परेचर याद रखना, यहाँ पे T क्या है,
T हमेशा याद रखना 300 डिग्री सेल्सियस से बड़ा होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए। यही फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ RT इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये फार्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस बात को क्लियर रखिएगा, इस फार्मूले को हमेशा याद रखिएगा। फॉर, ठीक है, टेम्परेचर जो T है बच्चों, या 300 डिग्री सेल्सियस हो या 300 डिग्री सेल्सियस से कम की वैल्यू पर हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने बोला है बच्चों, जब 300 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो कंडीशन में आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अगर 300 से कम टेम्परेचर है तो ऐसे कंडीशन में हमेशा RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। अल्फा क्या होता है? वही टेम्परेचर रेजिस्टेंस कॉफिशिएंट। ओके, बात क्लियर। फार्मूले को हमेशा याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ये आपको 100% इस बार आने वाला है, तो तैयार रहिएगा। यहाँ पर R1 एंड R2 आर द रेजिस्टेंस एट T1 डिग्री सेल्सियस एंड T2, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। देन द R1 अपॉन R2, अगर सॉल्व करना है, इनका रेशियो कैलकुलेट करना है, तो हमेशा याद रखना बच्चों, यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1 प्लस R1, ठीक है, 1 प्लस अल्फ़ा T1, यहाँ R2 के स्थान पे 1 प्लस अल्फ़ा T2 इस्तेमाल कर सकते हैं। दो अलग अलग डिफरेंट टेम्परेचर दिए जाएंगे, जिसमें आपको यहाँ पे रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है। दो अलग अलग कंडक्टर वायर दे सकता है, उनका अलग अलग टेम्परेचर दे सकता है, तो वहाँ पे आपको रेशियो कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये याद रखना, यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको इस्तेमाल करेंगे, हमेशा याद रखना, ये और ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ द अल्फ़ा इंपॉर्टेंट है, इज़ द डिफरेंट टेम्परेचर। कहते हैं डिफरेंट होता है, डिफरेंट टेम्परेचर पे टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस एवरेज, ठीक है, एवरेज्ड ओवर द टेम्परेचर रेंज, ठीक है, T1 डिग्री सेल्सियस एंड T2 डिग्री सेल्सियस इज गिवन बाय द अल्फ़ा। तो यहाँ पर डिफरेंस अगर पूछना है, अगर आपसे डिफरेंस पूछेगा तो हमेशा याद रखना बच्चों, यहाँ पे R2 माइनस R1, यहाँ पर इसको फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, R2 माइनस R1 अपान R1 ब्रैकेट में T2 माइनस T1, ठीक है, बड़ा टेम्परेचर में से छोटे टेम्परेचर को माइनस कर देंगे, यहाँ पे जब कंडीशन R2 और R1 आपस में इक्वल होंगे। ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए बच्चों, ये आपको इस बार आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, तो तैयार रहिएगा कि हाउ कैन द डिपेंड ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। When the increase of the temperature of a conductor wire, then the increase of the resistance of a conductor wire. Okay, बात क्लियर, समझ में आया कि नहीं? ओके, तो ये सारे फार्मूले मैंने डिस्कस किया, ये सारे पॉइंट डिस्कस किया, किससे रिलेटेड? रेजिस्टेंस से। ओके, रेजिस्टेंस से रिलेटेड सारी बातें डिस्कस की। नेक्स्ट क्लियर करते हैं बच्चों। अब आते हैं, डिस्कस करेंगे रजिस्टिविटी, जिसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, रजिस्टिविटी। ओके, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी जिसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड कंडक्टेंस जिसे कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। इन तीन डिफिनीशन को हम डिस्कस करते हैं। ओके, बात क्लियर? चलिए, सबसे पहले हम रजिस्टिविटी को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ द रजिस्टिविटी? कुछ नहीं बच्चों, आप इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले को याद रखना, यहाँ पे कोरिलेशन होता है, एक दूसरे से कोरिलेट करता है, ठीक है। आइए देखते हैं रजिस्टिविटी फॉर्म, ठीक है, R इक्वल टू रो अपान एरिया, ठीक है, रो अपान एरिया आपने देखा, तो यहाँ इफ L 1 मीटर है, एरिया 1 मीटर का स्क्वायर है, R अगर रो के इक्वल हो जाए, दैट इज द रजिस्टिविटी। इज, इसको लिख सकते हैं न्यूमेरिकली, इक्वल द रेजिस्टेंस ऑफ द सब्सटेंस हैविंग द यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट लेंथ। ओके, कुल मिला के तो यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूमेरिकली, इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सब्सटेंस हैविंग द यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस
एंड यूनिट लेंथ। ओके, इसका यूनिट क्या होता है बच्चों? यूनिट एंड डायमेंशन की बात किया जाएगा, इट्स यूनिट इज द ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। ओम मीटर इसका यूनिट होता है एंड डायमेंशन होता है m l के पावर 3 t के पावर -3 a के पावर -2। ओके, इट्स फॉर्मूला होता है बच्चों, यहाँ पर याद रखना, रो इक्वल टू हो जाएगा m/n/e² इंटू टाउ। तो याद रखना, रो इक्वल टू क्या होता है फार्मूला बच्चों? m/n/e² इंटू टाउ। टाउ क्या होता है बच्चों? टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। क्या होता है? टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। रेजिस्टिविटी इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक दो प्रॉपर्टी होती है बच्चों, जिसमें हम सेमीकंडक्टर में डिस्कस करते हैं। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है बच्चों खुद अंदर की प्रॉपर्टी, स्वयं की प्रॉपर्टी, उसे इंट्रिंसिक बोलते हैं। और एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है जब कोई इम्प्योरिटी हम बाहर से मिला देते हैं, उसे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ओके, बात क्लियर? तो यहाँ पर कहते हैं कि जो रेजिस्टिविटी इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, करें इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। कहते हैं ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है कि किसी भी कंडक्टर का शेप कैसा है और उसकी साइज कैसी है, ठीक है, किसी भी कंडक्टर बॉडी का। फॉर डिफरेंट सब्सटेंस देयर रेजिस्टिविटी इज आल्सो डिफरेंट। अलग अलग अगर कोई सब्सटेंस है, अलग अलग कंडक्टर है, तो उसकी अलग अलग रेजिस्टिविटी भी होगी। जैसे दिया है रेजिस्टिविटी ऑफ द सिल्वर इक्वल टू मिनिमम, सबसे कम पाई जाती है। कितना होती है बच्चों? सिल्वर की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। इसका मतलब है ये बेस्ट कंडक्टर माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे। यानी अगर आप अपने घरों में सिल्वर का वायर अगर इस्तेमाल करते हैं तो बेस्ट से बेस्ट आपको इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, अच्छे से अच्छा वोल्टेज मिलेगा। वोल्टेज डाउन होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि रेजिस्टिविटी ऑलरेडी आपका क्या है? बहुत कम है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। दिस इज़ द वेरी कॉस्टली। ओके, सो दैट आई आल्सो यूज द कॉपर वायर। ओके, आइए देखते हैं। इंपॉर्टेंट है सिल्वर। रेजिस्टिविटी ऑफ द सिल्वर कितना होता है? 1.6 इंटू 10 के पावर -8 ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी किसकी होती है और सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी होती है बच्चों? आइए डिस्कस करते हैं इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग। सबसे दिया हुआ रेजिस्टिविटी ऑफ द इंसुलेटर मैक्सिमम फॉर द फ्यूज क्वार्ट्ज। कहते हैं फ्यूज क्वार्ट्ज जो होता है उसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। इसका मतलब ऐसे सब्सटेंस में करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट पास आउट ही नहीं होगी। जिसकी रेजिस्टिविटी ही ज़्यादा हो जाएगी, करंट उसके अंदर एंट्री नहीं कर पाएगी। ओके, इसका मतलब है बच्चों यहाँ पर इंसुलेटर सब्सटेंस का सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है, जस्ट लाइक टू द प्लास्टिक। ओके, ड्राई वुड, इन सब ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद आता है एलॉय। एलॉय का मतलब होता है बच्चों मिश्र धातु। ठीक है, जब दो या दो से अधिक मेटल को आपस में मिक्स किया जाता है उसे एलॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलॉय। एलॉय का सबसे ज़्यादा होता है। उससे कम होता है सेमीकंडक्टर, जो आप पढ़ेंगे डायोड में। ठीक है, आप पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। उनकी रेजिस्टिविटी ऑलरेडी कम होती है एलॉय से, और सबसे कम होती है बच्चों मेटल की, और सबसे ज़्यादा उस मेटल में सबसे ज़्यादा कम होता है सिल्वर की। तो सिल्वर इज द बेस्ट गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। यू अंडरस्टैंड? आपसे पूछा जाता है, जबकि गोल्ड भी है, बट गोल्ड से भी बेटर माना जाता है सिल्वर, इसलिए इसकी रेजिस्टिविटी कम है। और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट है कि गोल्ड जो होता है, हीट अगर उसको थोड़ा सा मिल जाएगा तो बच्चे, अगर अच्छा गोल्ड होगा तो क्या कर सकता है? मेल्ट कर सकता है। और गोल्ड को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, याद रखना। बात क्लियर? चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके।
कितने मिनट का बन गया यार?